Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the course of functional analysis. फंक्शनल एनालिसिस का कोर्स है और जनरली जो भी इसके अंदर चीजें मैं रखूंगा कोर्स में वो मेजरली कवर करती हैं अक्रॉस ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर जो हम स्टार्ट लेंगे चीजों का, जो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा नॉर्म स्पेसिस का। नॉर्म स्पेसिस का तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को। हमारे चैप्टर का टाइटल है नॉर्म स्पेसिस और हमारे कोर्स का टाइटल है फंक्शनल एनालिसिस। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और प्योर मैथमेटिक्स के अंदाज में चीजों को लर्न करेंगे। थोड़ी सी मोटिवेशन देता चलो नॉर्म स्पेसिस के लिए। हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर हम डिस्टेंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी के नोशंस की बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमने नोट किया कि जब एक खास किस्म का फंक्शन डिफाइन किया जाए तो वहां पर डिस्टेंसेस की बात हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्टेंस की बात सिर्फ वहीं की जाती है जहां कोई मीट्रिक स्पेस आपके पास मौजूद हो। ओके, तो हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर स्पेसेस के ऊपर कि जहां पर वहां से कुछ मीट्रिक इंड्यूस होती हो, यानी कि फिर हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिस्टेंसेस के नोशंस की बात कर सकें। तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अंदर हम नॉर्म को भी डिफाइन करेंगे और नॉन स्पेस क्या है उसको भी डिफाइन करेंगे। एक नोट लिख देता हूं डेफिनेशन से पहले। हैंसफोर्थ, कि यहां से आगे जो भी चीजें होंगी, जब भी लीनियर स्पेस का लफ्ज आएगा, लीनियर स्पेस के अल्फाज आएंगे, तो इससे आप क्या मुराद लेंगे? वी शैल ऑलवेज मीन a vector space over field F, over vector space over field F। और कौन सी फील्ड हो सकती है? या सेट ऑफ रियल नंबर्स या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड। यानी कि क्या हमने कहा कि जब भी लीनियर स्पेस का लफ्ज आएगा तो उससे मुराद क्या ली जाएगी? वेक्टर स्पेस ली जाएगी। तो डेफिनेशन पे आते हैं। लेट n be a linear space over F. Let n be a linear space over F. F से मुराद फील्ड है। आप जानते हैं कि लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस का जो स्ट्रक्चर है वो किसी फील्ड के लिहाज से डिफाइन किया जाता है। वो 4-5 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके लिहाज से हम बात करते हैं। Where F is the field of क्या है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब भी फील्ड का जिक्र आएगा तो उससे मुराद हम क्या लेंगे? उससे मुराद हमेशा रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट लिया जाएगा, यानी इसके अलावा हम फील्ड नहीं चूज करेंगे। ओके, लेट n be a linear space over F where F is the field of real or complex numbers. A norm on n, ठीक है, किसी वेक्टर स्पेस n के ऊपर, मतलब क्योंकि n को क्या कह चुका हूं मैं? लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस। अ नॉर्म ऑन n
कि किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर जो है वो नॉर्म, उसका मतलब क्या है, ये नोशन क्या है, इज ए फंक्शन। ये क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन की नोटेशन आमतौर पे एफ होती है। चले मैं इसको चेंज करता हूं बाद में जाकर के। एफ फ्रॉम एन टू आर, ये एन वो वेक्टर स्पेस है और ये जो आपका कोडोमेन सेट है ये सेट ऑफ रियल नंबर है। satisfying the following conditions, satisfying the following conditions। ठीक है, कहता है कि जब किसी वेक्टर स्पेस को डोमेन मानकर आप एक फंक्शन डिफाइन करें सेट ऑफ रियल नंबर्स का, यानी कि ऐसा फंक्शन चाहिए जो एलिमेंट्स वेक्टर्स के तौर पे लेता हो, यानी जिसकी इनपुट कोई वेक्टर हो। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, और वो फंक्शन उन वेक्टर्स को कहां मैप कर दे, किसी रियल नंबर के ऊपर मैप कर दे। ठीक है, ना सिर्फ इतना बल्कि सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, यानी सिर्फ इतनी बात नहीं है, मजीद कुछ कंडीशंस भी हैं। ऐसा फंक्शन जो किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर पे मैप कर दे और साथ के साथ इन कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता हो। कौन सी कंडीशंस हैं देखते हैं। वो कंडीशंस कौन सी हैं, N1 मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 1, N नॉर्म के निस्बत से N कह दिया, आप इसको C1 भी कह सकते हैं, कंडीशन 1 भी कह सकते हैं। N1 कहता है कि इस फंक्शन में क्या खासियत हो, for all x belongs to n क्या होना चाहिए। देखिए, हम क्योंकि कहना चाह रहे हैं कि नॉर्म की बात करना चाह रहे हैं। नॉर्म कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, नॉर्म एक जनरल फंक्शन है। सॉरी, नॉर्म उस सेंस में जनरल फंक्शन नहीं है, बल्कि नॉर्म एक खास अंदाज में डिफाइन किया जाने वाला फंक्शन है। मैं ऑपोजिट में बोल दिया, तो इसकी नोटेशन भी खास है। वैसे एफ से करना भी गलत नहीं है, मगर आप कहते हो ना कि नॉर्म ऑफ एक्स कैलकुलेट करें, तो इसके लिए जो नोटेशन लिटरेचर में मिलती है वो ये है, यानी आप लिखते हो f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो अब आपने क्योंकि किसी आर्बिट्रेरी फंक्शन की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक खास फंक्शन जिसे नॉर्म कहा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए नोटेशन क्या है, डबल लाइंस दोनों तरफ और दरमियान में डॉट, क्योंकि अभी तो आप इसको फंक्शन की नोटेशन दे रहे हो। जब यहां कुछ लिखोगे तो फिर वो आपको इमेज देगा ना आगे, मगर सिंबॉलिकली नॉर्म फंक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, यानी यहां कुछ रखा जाना है और वो यहां से आएगा और उसका आंसर यहां पे मिलेगा। फॉर ऑल एक्स, पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन के यानी वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की जो इमेजेस हैं, डेफिनेट सी बात है जब आप नॉर्म लगा के, सॉरी नॉर्म की नोटेशन लगा के अंदर वो एक्स लिख रहे हो, यानी उससे मुराद ये फंक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा है कि तमाम इनपुट्स के ऊपर क्या आंसर देता है, नॉन नेगेटिव आंसर देता है। तमाम इनपुट्स के ऊपर नॉन नेगेटिव आंसर देता है। एंड, और अभी ये कंडीशन चल रही है, जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर उसका आंसर 0 होगा, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होल्ड करेगी, यानी कि दिस है। पहले में क्या कह रहा है कि तमाम वेक्टर्स की जो के ऊपर जब वो फंक्शन अप्लाई होगा तो वो नॉन नेगेटिव आंसर देगा। इसका मतलब ये 0 से ऑनवर्ड्स आंसर लेगा। आर तो कोड डोमेन है, लेकिन इमेज सेट जो बनेगा वो 0 से इंफिनिटी ऑनवर्ड्स बनेगा, 0 से ऑनवर्ड्स बनेगा इंफिनिटी तक। एंड नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मींस कि अगर आप देखिए यहां से 0 चूज हो सकता है ना, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि क्या गारंटी है कि यहां कोई 0 मौजूद है। बेसिकली x is equals to 0 is the zero of vector space. Vector space is an abelian group under addition. अगर वो abelian group के लिहाज abelian group बनाता है addition के लिहाज से, तो वहां पर additive identity मौजूद है और additive identity को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है इन जनरल। तो इस 0 से मुराद बेसिकली वो वाली एडिटिव आइडेंटिटी है जिसके लिहाज से ये abelian ग्रुप बनाता है। बिकॉज वेक्टर स्पेस की आप डेफिनेशन पढ़ो
तो वेक्टर स्पेस एक अबिलियन ग्रुप होती है अंडर एडिशन। अगर अबिलियन ग्रुप है तो वहां आइडेंटिटी मौजूद है, यानी कि जब किसी एलिमेंट के ऊपर फंक्शन अप्लाई करके रियल नंबर 0 आंसर मिले तो वहां से क्या अप्लाई होगा कि वो एलिमेंट खुद 0 है। और अगर एलिमेंट 0 हो, क्योंकि इफ एंड ओनली एलिमेंट 0 हो तो फंक्शन का उस पॉइंट के ऊपर आंसर भी क्या होगा, 0 होगा। दो बातें हैं, अगर किसी पॉइंट पे आंसर 0 है तो वो एलिमेंट 0 है, और अगर एलिमेंट 0 लेके पुट किया जा रहा है तो उसका आंसर भी 0 है। कंडीशन मैंने एक्सप्लेन। दिस इज N1। N2 क्या है? N2 is norm of AX is equal to mod of A into this function, यानी ये फंक्शन x पे आ गया। ठीक है, यानी इस फंक्शन में क्या खासियत है कि जब भी इस फंक्शन के अंदर, ये मैं a और x बता देता हूं क्या है, फॉर ऑल a belongs to f and x belongs to n। जब भी आप किसी स्केलर, फील्ड के एलिमेंट्स को स्केलर कहा जाता है, जब भी आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो जवाब वापस वेक्टर स्पेस में जाता है, बिकॉज वेक्टर स्पेस के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है। इट मींस दिस ax मस्ट बी द एलिमेंट ऑफ दिस n। इट मींस दिस इज लॉजिकल, ये फंक्शन अप्लाई हो सकता है ax के ऊपर। अच्छा, ये फंक्शन क्या करता है कि जब ax पे अप्लाई होता है तो आंसर किस अंदाज में दे रहा है, ये उस स्केलर की क्या कर रहा है, मॉडुलस को मल्टीप्लाई कर रहा है इससे उस सिंपल x की इमेज के साथ अंडर दिस फंक्शन। ठीक है, यानी इस फंक्शन के अंदर जब आप ऐसे एलिमेंट चूज करके लिखते हो कि जिसमें प्रोडक्ट हुआ है स्केलर और वेक्टर का, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉट द स्केलर प्रोडक्ट, दो डिफरेंट चीजें, तो आंसर क्या आता है, उस स्केलर का मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय द आंसर ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस पॉइंट x। ठीक है, अभी तक मैं इस फंक्शन को नॉर्म नहीं कह रहा, क्योंकि नॉर्म ये कब बनेगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अभी तो कंडीशंस चल रही हैं, इसलिए मैं फंक्शन का लफ्ज यूज कर रहा हूं। जब ये चीज यहां से यहां तक हो, इनको सब सेटिस्फाई कर जाए तो फिर ये नॉर्म होगी, फिर ये नॉर्म की प्रॉपर्टी कहलाएगी, बिकॉज ये उसकी एक्सियम है। ओके, बाय द वे a एक एलिमेंट है फील्ड का, तो फील्ड के किसी भी एलिमेंट का मॉडुलस कैसे ले सकते हैं, बिकॉज हम बता चुके हैं कि फील्ड जो है वो रियल नंबर्स की है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। यानी ये a या तो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है, और रियल नंबर का मॉड लेने का तरीका भी आप जानते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का तरीका भी आपको पता है। कंडीशन 3, इसको क्या कहा जाता है, N3। N3 क्या है कि वो जो फंक्शन है, अगर आप, यानी कि वो f कहते हैं, अगर उसको f ऑफ x प्लस वाई लें तो वो क्या आंसर करेगा, वो कहेगा ये ऐसे ही है कि जैसे इट इज लेस देन और इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन our first argument plus value of the function our second argument, that is y। हमें कैसे, हमें तो जो फंक्शन डिफाइन था वो कहां से कहां तक था, वो n से r तक था। आपको कैसे पता चला कि अगर मैं x भी n से लूं और y भी n से लूं तो इनके सम पे भी ये फंक्शन लग सकता है, क्योंकि मेरी डोमेन एक वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो यहां एडिशन का ऑपरेशन मौजूद है। तो जब भी एडिशन का ऑपरेशन मौजूद होगा तो x प्लस वाई का आंसर वापस कहां पर जाएगा, वेक्टर स्पेस में वापस जाएगा। इट मींस आप इस फंक्शन को क्योंकि n के तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप x प्लस वाई के ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, जब ये x प्लस वाई पे एक्ट हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी क्या देना चाहिए, दे रहा है लेस देन और इक्वल्स टू पहले एलिमेंट की इमेज जमा दूसरे एलिमेंट की इमेज। तो ये N3 है, यानी हमें कैसा फंक्शन चाहिए कि जो n से r तक हो और जिसमें ये तीन कंडीशंस भी होल्ड करती हो।
for all x y belongs to n. This is also called the triangle inequality. This is called the triangle inequality. ठीक है, तो नॉर्म और ऑन एन से क्या मुराद है? नॉर्म ऑन एन से मुराद एक ऐसा फंक्शन जो एन से आर तक हो और इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करो। जब आपको ऐसा फंक्शन मिल जाए, अब आप कह सकते हो कि ये जो फंक्शन आपने लिया था ये नॉर्म है एन के ऊपर। पूरी स्टेटमेंट आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो अब जब नॉर्म आ गई तो नॉर्म किस पे आएगी? याद रखिएगा हमेशा, नॉर्म हमेशा वेक्टर स्पेस पे होती है। नॉर्म जब भी होगी उससे पहले वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर मौजूद होगा, तब आप नॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो एन जो है उस पे नॉर्म आ गई, तो उस मुनासबत से जब आप कहते हो कि एक्स पे कोई मैट्रिक्स आ गई तो एक्स टी इज अ मैट्रिक्स स्पेस। तो जब एन के ऊपर नॉर्म आ गई तो ये पेयर क्या बनेगा? द पेयर एन कॉमा वेयर n is a linear space। n जो थी वो क्या थी? एक वेक्टर स्पेस थी या लीनियर स्पेस थी, और उसके ऊपर ये क्या है? ये जो चीज है ये क्या है? अ नॉर्म। ये नॉर्म है, डिफाइंड ऑन, किस पे डिफाइन है? n पे डिफाइन है। n को डोमेन मान के डिफाइन की गई थी ना। is called a, this pair is called a non-linear space। ठीक है, क्योंकि अब उस लीनियर स्पेस पे एक नॉर्म भी आ चुकी है, तो आप इसको नॉन लीनियर स्पेस या नॉन वेक्टर स्पेस कह सकते हैं, या सिंपली क्या कह सकते हैं? और सिंपली आ norm space। Simply it is called as the norm space। तो डेफिनेशन क्या कहती है? कोई आपके पास वेक्टर स्पेस हो और उसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन हो जाए उसी वेक्टर स्पेस से लेकर के आर तक, यानी रियल नंबर्स के सेट तक, और वो फंक्शन फिर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, तो ये फंक्शन नॉर्म कहलाएगा उसके ऊपर, और वो वेक्टर स्पेस along with this norm is called a norm space। तो ये डेफिनेशन है नॉर्म स्पेस की। फील्ड के एलिमेंट्स को आप स्केलर्स कहते हैं और वेक्टर जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हैं। एक रिमार्क छोटा सा देख लें। रिमार्क क्या है? क्योंकि देखिए आपके पास जो फील्ड है वो या सेट ऑफ रियल नंबर्स की है या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। तो यहां से एक आइडिया तो मिल रहा है कि उस फील्ड में हर सूरत रियल नंबर्स मौजूद हैं, बिकॉज अगर आप फील्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी लेंगे तो भी वहां पर रियल नंबर्स मौजूद होंगे, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है कि फील्ड में आप a-1 चूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड x जो है वो उस लीनियर स्पेस का या वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। देन तो फिर क्या होगा? अगर ax यानी कि -1 टाइम्स x की बात की जाए, ठीक है, और इससे क्या मुराद है? अब ओके देखते हैं। -1 टाइम्स x, तो वो प्रॉपर्टी क्या थी दूसरी वाली? वो प्रॉपर्टी ये थी कि a टाइम्स x हो तो मॉडुलस ऑफ a मल्टीप्लाई बाय नॉर्म ऑफ x, तो इट इज मॉडुलस ऑफ -1 इनटू नॉर्म ऑफ x। 1 का मॉडुलस 1, इट इज नॉर्म ऑफ x। आल्सो अब आप जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं कि -1 टाइम्स x जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि -1 टाइम्स x इज -x।
या आपके पास एक रिजल्ट मौजूद है जो आप वेक्टर स्पेसेस के अंदर देख सकते हैं कि माइनस टाइम जो आप फील्ड के अंदर से -1 चूज करके अगर आप मल्टीप्लाई करवाओ तो वो उसमें -7 लिखा जाएगा उस एलिमेंट में। वैसे भी आपके पास बेसिक अलजेब्राइक रूल्स में से भी आता है आपके पास। तो x अगर किसी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो वहां भी होल्ड करेगा इज इक्वल टू दिस। तो इसको 1 कह दिया और इसको 2 कह दिया। अब -1 टाइम्स x की नॉर्म है और -1 टाइम्स x की नॉर्म -x की नॉर्म है। तो 1 और 2 से क्या पता चला? बाय 1 एंड 2 हमें ये पता चला कि x की नॉर्म बराबर है -x की नॉर्म के। ये एक रिजल्ट हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है, छोटा सा। -1 टाइम्स एनी वेक्टर, norm of -1 times any vector is equals to norm of that vector। -1 हटा के भी नॉर्म वही रहती है। ओके, ये हमारे पास एक चीज आ गई। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, एक तरह का रिजल्ट है आपके पास कि हमने ये नोट किया कि जब आप किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर जो है वो नॉर्म दे देते हैं, जब आप किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर नॉर्म दे देते हैं तो वो नॉर्म स्पेस बन जाती है। वेक्टर स्पेस से क्या आ गई? नॉर्म स्पेस आ गई। अब अगला सवाल ये है कि हमने ये नोट किया कि जब वो नॉर्म स्पेस बन गई तो वो नॉर्म स्पेस, वो जो सेट है n, वो नेचुरल वे में आपको एक मैट्रिक्स देता है। यानी फिर वो n जो है जिस पहले सिर्फ वेक्टर स्पेस थी, वो नॉर्म स्पेस बनने के बाद आपके पास थ्रू सम प्रोसेस एक मैट्रिक्स स्पेस भी बन गई। मैं मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशंस लिखता हूं। मैट्रिक्स स्पेस में क्या कंडीशंस होती हैं कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट x है और आपके पास अगर एक फंक्शन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x विद इटसेल्फ से लेकर r तक, ठीक है, तो ये फंक्शन D के ऊपर क्या कहलाता है? D इज अ मैट्रिक्स ऑन x। क्या हो? सबसे पहली बात कि वही x y, क्योंकि देखिए अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी ऑर्डर पेयर फॉर्म्स। यानी वो जब भी किसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा यहां से डोमेन के तो नॉन नेगेटिव आंसर देगा। दूसरी बात कि ये बात भी आप जानते हैं कि जब भी मैट्रिक फंक्शन का आंसर 0 है तो यहां से क्या मुराद होगी? इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। यानी कि अगर उस पेयर कोई पेयर है जहां पे आंसर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब वहां से इंप्लाई क्या हो रहा है कि x और y बराबर है, और अगर x और y बराबर है तो वहां पे d का आंसर 0 है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है? इसको सिमेट्रिक भी कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि अगर पेयर एक्स वाई लो और पेयर में जगह चेंज कर दो आर्गुमेंट्स की तो तब भी डी का आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरी जो होती है जिसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है कि कोई से भी दो पॉइंट्स के ऊपर जब डी लिया जा रहा है तो वो लेस और इक्वल है इस सिचुएशन पे, यानी एक्स और जेड के अलावा भी आप तीसरा पॉइंट जो है वो क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा इस सच दैट ये कंडीशन होल्ड कर जाए। फॉर ऑल एक्स वाई z बिलोंग्स टू x। यानी दूसरे लफ्जों में जब भी कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लिया जाएगा, ठीक है, तो एक और पॉइंट मौजूद होगा। इन जनरल उनके अलावा भी हो सकता है और उन्हीं में से भी कोई हो सकता है, ठीक है, कि इनका डिस्टेंस लेस और इक्वल होगा इस चीज से। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा मजीद, ये मेरा टारगेट नहीं है। तो जब भी डी इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तो वो क्या करता है? मैट्रिक देता है। और मतलब ऐसे फंक्शन को आप मैट्रिक फंक्शन कह देते हैं एक्स के ऊपर, और पेयर एक्स डी क्या बन जाता है? मैट्रिक स्पेस बन जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रिजल्ट है? रिमार्क।
बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, क्या एवरी नॉन लीनियर स्पेस, या मैं सिर्फ नॉन स्पेस अब लिख देता हूं, एवरी नॉन स्पेस n is a metric space. Every norm space n is a metric space. यानी कि अगर n पे नॉर्म मौजूद है तो फिर n क्रॉस n से लेकर के r तक एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, आ रहा होगा, जो कि क्या करेगा, मीट्रिक वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, is a metric space with the metric, जब मीट्रिक का लफ्ज आता है तो वो फंक्शन है, मीट्रिक स्पेस का लफ्ज आता है तो वो पेयर है, जो कि सेट ऑफ उस फंक्शन को साथ लिख के बना है। विद द मीट्रिक d from n cross n to r defined by, तो जब उसने कह दिया कि मीट्रिक स्पेस भी है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, तो कोई मीट्रिक फंक्शन बताना पड़ेगा। डिफाइंड बाय, और वो मीट्रिक फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट n क्रॉस n पे डिफाइंड है, और वो आंसर क्या दे रहा है कि जब भी x और y के ऊपर मैं d रखूंगा तो इसका जवाब बराबर होगा नॉर्म ऑफ x माइनस y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n। इस बात को मैंने प्रूव कर रहा है। ठीक है, देखें, क्योंकि n पे नॉर्म मौजूद है, क्यों मौजूद है, क्योंकि n एक नॉर्म स्पेस है, तो इसका मतलब आप ये काम कर सकते हैं। अब अगली बात मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूं कि किसी पेयर पे d अप्लाई करके आंसर कैसे मिलना है, कि उन दोनों के डिफरेंस की नॉर्म। अब आप सोच सकते हैं कि जी ये नॉर्म जो थी, इसकी जो डोमेन थी वो तो n था और ये n से r तक डिफाइन था, तो देखें हमें भी d का आंसर r में चाहिए, नॉर्म का आंसर r में मिल रहा है, इसका मतलब यहां तक तो जस्टिफाइड हो रही है बात। अब अगली बात कि ये x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि नॉर्म किसकी है, n के एलिमेंट्स की। आप ये x और y कहां से ले रहे हो, n से ले रहे हो, मगर नॉर्म लेनी किसकी पड़ रही है, x माइनस वाई की। x भी y में, x भी n में है और y भी n में है। क्या गारंटी है कि x माइनस वाई भी n में होगा, बिकॉज n इज अ वेक्टर स्पेस। अगर वो वेक्टर स्पेस है तो वो एक एबेलियन ग्रुप है, यानी कि अगर वो x भी n में है तो y भी n में है, और यहां से क्या पता चला, क्योंकि एबेलियन ग्रुप है तो इसका एडिटिव इनवर्स भी n में है, और क्योंकि एडिशन का ऑपरेशन डिफाइंड है आपके पास, एडिशन का ऑपरेशन आपके पास डिफाइंड है, तो जब दो एलिमेंट्स n में चले गए तो इनका जो सम बनेगा वो भी n में चला जाएगा। तो ये दिस इज द आइडिया बिहाइंड टेकिंग दैट फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम अपने प्रूफ में क्या बताएंगे कि ये जो फंक्शन है ये क्या देता है, वाकई में आपको मीट्रिक देता है। अब ये फंक्शन मीट्रिक कैसे देगा, जब ये d मीट्रिक की तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, आप मीट्रिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना चाहते हैं। वन की एडिंग में सबसे पहले क्या होता था, d ऑफ एक्स वाई मस्ट बी नॉन नेगेटिव। d ऑफ एक्स वाई क्या है यहां पर, वो तो उन दोनों के डिफरेंस की नॉर्म है। अभी बताया कि ये डिफरेंस की नॉर्म लेना कैसे वैलिड होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था नॉर्म की डेफिनेशन में कि वो जो फंक्शन नॉर्म जब बन जाता है वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि वो हर एलिमेंट की का आंसर नॉन नेगेटिव देता है, यानी नॉर्म लेके हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर मिलता है। इसकी लॉजिक क्या होगी, बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। ठीक है, तो क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है तो यहां से क्या पता चला कि डी ऑफ एक्स वाई भी नॉन नेगेटिव है। एंड डी ऑफ एक्स वाई को अगर हम जीरो रखें तो इसका मतलब तो ये है कि वो जिसके बराबर है आप उसको ही जीरो रख रहे हैं, यानी कि x माइनस वाई की नॉर्म को आप जीरो रख रहे हैं। हमने नॉर्म की कंडीशन नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि किसी एलिमेंट की नॉर्म जीरो है तो इसका मतलब वो एलिमेंट खुद जीरो है, तो इसका मतलब है x माइनस वाई जीरो है।
अगर x माइनस वाई 0 है तो इसका क्या मतलब है कि x और y बराबर है। स्टार्ट कहां से किया था, d ऑफ x y 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। तो ये मैट्रिक्स की पहली कंडीशन कंप्लीट। पहली कंडीशन ये थी ना, इन जनरल नॉन नेगेटिव आंसर हो, और अगर आंसर 0 है तो इफ एंड ओनली इफ x और y आपस में बराबर। तो ये आपने इसकी पहली कंडीशन पूरी कर दी। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं जी। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन को कैसे देखा जाएगा, सॉरी मैट्रिक की हेडिंग 2 देंगे आप। वो क्या थी, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। ठीक है, हमारा टारगेट क्या प्रूफ करना है कि d ऑफ एक्स वाई बराबर है d ऑफ वाई एक्स के। यानी इस सिचुएशन में हम ये बताना चाहते हैं कि x माइनस वाई की नॉर्म बराबर है y माइनस एक्स की नॉर्म। वो जो पहला रिमार्क लिखा था उसमें यही तो था कि किसी एलिमेंट की नॉर्म हो या उसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करके नॉर्म ली जाए तो जवाब हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि यहां से आप ये बात लिख सकते हो कि अगर -1 मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो तब भी नॉर्म जो है बराबर आएगी, बिकॉज इन जनरल नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ माइनस एक्स। प्रूफ करके बताएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज होगी कि जब भी ये स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो नॉर्म की दूसरी कंडीशन क्या थी कि उस स्केलर का मॉड आ जाएगा और साथ उस वेक्टर का नॉर्म लिख दिया जाएगा। अब -1 की, सॉरी आप इसको क्या लिख सकते हो, ये इसकी जरूरत नहीं है, आई थिंक ये मैं इस कर चुका हूं। अब जस्ट इसको क्या करें, अप्लाई करें अंदर, ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें -x प्लस वाई यानी कि y माइनस एक्स। तो अगर फंक्शन dxy x माइनस वाई की नॉर्म थी तो y माइनस एक्स की नॉर्म क्या होगी, dyx। तो स्टार्ट कहां से लिया, dxy से, और वो किसके बराबर आ गया, dyx के, फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू n। सो दिस इज योर कंडीशन 2। कंडीशन 2 भी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट आपके पास कंडीशन 3, और कंडीशन 3 में आप क्या प्रूफ करते हैं, आप प्रूफ करते हैं बेसिकली कि d ऑफ x z लेस देन और इक्वल है d ऑफ x y जमा d ऑफ y x y z। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं। d ऑफ x z इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस z, नॉर्म ऑफ x माइनस z। अगर आप इसके अंदर -y प्लस y कर दो तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, इनको ब्रैकेट में कर दें, यानी इसको एक एलिमेंट मान लें और इसको दूसरा एलिमेंट मान लें। अब नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या है कि दो वेक्टर्स जब सम होकर नॉर्म ली जा रही हो तो वो लेस देन इक्वल होते हैं दोनों वेक्टर्स की नॉर्म से। तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब x माइनस वाई की नॉर्म जो है वो dxy है, और y माइनस z की जो नॉर्म है वो d ऑफ y z है। ठीक है, तो यहां से हमने स्टार्ट किया था, तो क्या पता चला, दैट इज d ऑफ x z इज लेस देन और इक्वल टू d ऑफ x y प्लस d ऑफ y z for all x y z belongs to n। ठीक हो गया, तो मैट्रिक्स की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका क्या मतलब है, इट इंप्लाइज D is a metric on n। तो पता चला कि जब किसी वेक्टर स्पेस पे नॉर्म डिफाइन हो जाती है तो वहां से एक मैट्रिक इंड्यूस हो रही होती है। ठीक है, नेचुरल वे में मैट्रिक इंड्यूस हुई है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म। ठीक है,
कोई भी किसी भी वेक्टर स्पेस में जो नॉर्म मौजूद है उसके थ्रू जो मैट्रिक इंड्यूस हो रही है वो ये वाली मैट्रिक, ठीक है, इन द नेचुरल सेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, ये कंप्लीट है यहाँ। अब आप लिख सकते हैं दैट इज द नॉर्म स्पेस n comma this, जो नॉर्म स्पेस n comma this है, जिससे मुराद वो नॉर्म फंक्शन लिखा हुआ है, is a metric space, is a metric space n comma d, ठीक हो गया, where d is a function from n cross n to r defined by, कैसे डिफाइन हुआ है कि जब भी पेयर लेंगे तो ये उन आर्गुमेंट्स के डिफरेंस की नॉर्म होगी। दिस इज द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। कमेंट सेक्शन के अंदर सजेशंस दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हमने क्या देखा, नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन और दो रिमार्क्स, जिसके अंदर हमने एक चीज सीखी कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो मैट्रिक स्पेस है, और साथ के साथ ये सीखा कि किसी भी वेक्टर की नॉर्म जो है वो उसके एडिटिव इनवर्स की नॉर्म के बराबर है। दैट्स इट फॉर टुडे।